नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7 साइंस का चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है बच्चों, भौतिक राशियों का मापन। और ये चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, तो भौतिक राशियों के बारे में ही पढ़ेंगे। अब ये भौतिक राशियां क्या होती हैं, तो चलिए आपको समझाती हूँ। जैसे हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अलग अलग जो वस्तु और पदार्थ होते हैं उनको मेजर करते हैं, यानी कि मापते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं सब्जियों की, सब्जियों या फिर अनाज, तो उनका क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान होता है। उनको नापा जाता है ना ग्राम या फिर हम लोग किलोग्राम में उसको मेजर करते हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु का क्या होता है, द्रव्यमान होता है। वैसे ही अगर कोई आपके पास लिक्विड है, जैसे मान लो चाय ले लेते हैं, है ना, तो इसका हम क्या मेजर करेंगे बच्चों, टेम्परेचर यानी कि तापमान मेजर करेंगे। हमारे शरीर का भी जब हमको बुखार होता है तो डॉक्टर क्या मेजर करता है, तापमान ही तो मेजर करता है कि हमारा जो बुखार है वो कितने डिग्री सेल्सियस है या फिर कितने डिग्री फ़ारेनहाइट है, हम ऐसे करके मेजर करते हैं। तो वो क्या होता है प्यारे बच्चे, तापमान होता है, राइट। वैसे ही अगर हम गैस या फिर कोई भी लिक्विड की बात करें तो उसका आयतन होता है, बराबर। तो ये जो मैं आपके सामने नाम ले रही हूँ, इन्हीं राशियों को क्या कहा जाता है बच्चों, भौतिक राशियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, देखो, द्रव्यमान, भार, दूरी, वेग, तापमान, आयतन आदि राशियों को भौतिक राशि कहा जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना, बहुत ईजी। चलिए अब आपको एक और बात बताती हूँ कि जो भौतिक राशियां है ना प्यारे बच्चों, इनका परिमाण व्यक्त करने के लिए, यानी इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन से, एक तो हमें चाहिए वस्तु का मतलब वैल्यू चाहिए, और इसी के साथ ही बच्चों इकाई भी चाहिए, यानी कि यूनिट भी हमको चाहिए, तभी हम किसी चीज को व्यक्त कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने ना बाजार से 1 किलो टमाटर लिया, ठीक है। अब मैं घर पे आ गई तो मम्मी ने पूछा कि बताओ कितना टमाटर लेकर के आई। मैंने कहा कि मैंने 1 टमाटर ले लिया, या फिर मैं एक ना बोल करके बस मैं ऐसे बोलती हूँ कि ये केजी टमाटर ले लिया, तो कुछ समझ में आएगा, किसी को कुछ समझ नहीं आएगा, उल्टा मुझे मार पड़ जाएगी, है ना। मुझे प्रॉपरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि भाई मैंने ना 1 किलो टमाटर लिया है ना। अच्छे से मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वरना फिर मार पड़ेगी, राइट। तो देखो हमें दो चीजों की जरूरत पड़ी, एक तो हमें वैल्यू, है ना, ये जो 1 है ना प्यारे बच्चों, 1 ये हमारा हो जाएगा वैल्यू, और ये किलोग्राम क्या हो जाएगा, यूनिट। ये क्या है, यूनिट। तो अगर हमें भौतिक राशियों का जो परिमाण है उनको व्यक्त करना है तो हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो उसका वैल्यू चाहिए, दूसरा हमें इकाई भी चाहिए, तभी हम अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। वरना बस ऐसे केजी घर पे करते रहोगे, मम्मी को आ जाएगा गुस्सा, फिर आपको बहुत पीटेंगी, ठीक है। चलिए, वैसे यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया गया है, देखो स्वराली जो है वो क्या करती है, वो प्रतिदिन 2 किलोमीटर चलती है। तो देखो 2 किलोमीटर, हम अच्छे से बता रहे हैं कि वो कितना किलोमीटर चल रही है, 2 किलोमीटर चल रही है ना। तो 2 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, ये कहलाएगा मान यानी कि वैल्यू, और ये किलोमीटर क्या है भाई, हाँ ये है आपकी इकाई। इकाई देखो ऐसे लिखते हैं, ठीक, बात समझ में आई। चलिए, तो यहाँ से ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, और अब हम यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ना। आगे भी आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ध्यान से समझो, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है बच्चों, अदिश राशि और सदिश राशि कहा जाता है। चलो आपको बताती हूँ। देखो पहला मैंने आपको क्या बताया दोस्तों, अदिश राशि, और दूसरा मैंने आपको बताया सदिश राशि, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो बहुत ईजी है। जब हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई परिमाण व्यक्त करना है तो इसमें, ये अदिश राशि में ना बच्चों, इसमें दिशा का विचार नहीं किया जाता है, यानी हम दिशा के बारे में बात ही नहीं करते, बस हमको वैल्यू बता दो, मतलब जो भी है आप बस परिमाण बता दो, काम खत्म। लेकिन सदिश राशि में क्या होता है, इसमें दिशा का विचार हमें करना पड़ता है, दिशा का विचार हमें यहाँ पर करना पड़ता है इसको एक्सप्रेस करने के लिए, बट इसमें नहीं करना पड़ता है। एग्जाम्पल बताओ, एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बताऊं, जैसे तापमान, ठीक है, बताओ तापमान, मेरे शरीर का जो तापमान है वो मान लीजिए कितना है शरीर का, या फिर कहीं किसी प्लेस का तापमान कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या मुझे यहाँ पे दिशा का विचार करना पड़ेगा, नहीं, मैं सीधा सीधा बोल दूंगी भाई इतना डिग्री सेल्सियस है, बात खत्म, है ना। मुझे यहाँ पे दिशा के बारे में कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, ये हमारा अदिश राशि कहलाएगा। वैसे ही और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे लंबाई की, या फिर हम चौड़ाई की बात करेंगे, या फिर हम यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपके सामने ये आयत बना दिया, राइट, यहाँ पर हम ना एक आयत बनाते हैं। चलिए, ये आयत मैंने बनाया और मैंने कहा कि इसका जो क्षेत्रफल है ना प्यारे बच्चों वो निकालिए, तो आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे एल इंटू बी करके, है ना। इसमें आपको दिशा के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो जिसमें हम दिशा का विचार नहीं करते हैं, बिना दिशा के ही उसको व्यक्त किया जा सकता है, ऐसी राशियों को कहा जाता है प्यारे बच्चों अदिश राशि, ठीक है। अच्छा, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी हम किसको कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको कहते हैं, जिसमें हमें दिशा का विचार करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल
एक एग्जाम्पल से आप समझिएगा वेग, ठीक है। अच्छा, आप कहेंगे वेग तो पढ़ाया नहीं, विस्थापन, विस्थापन भी नहीं पढ़ाया। अरे बच्चे चिंता क्यों करते हो, ये जो वेग और विस्थापन है ना, इसको हम लोग आगे आने वाले चैप्टर में बहुत ही डिटेल में और अच्छे से समझेंगे इन दोनों को, ठीक है। तो ये दोनों क्या होती है, ये दोनों हमारी ये सदिश राशियां होती है, क्योंकि इसमें ना हमें दिशा का विचार करना पड़ता है। जैसे ये विस्थापन हो गया, ठीक है, विस्थापन में हमें दिशा के बारे में सोचना पड़ता है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक गया, मतलब ये कितना विस्थापित हुआ और किस दिशा में विस्थापित हुआ है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। जैसे अभी एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, वेग के एग्जाम्पल की, मान लीजिए एक जो प्लेन है ना प्यारे बच्चों, वो क्या हो रहा है, एरोप्लेन उड़ रहा है, राइट। तो वो किस दिशा में उड़ रहा है मान लेते हैं, यहाँ पर देखो एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया गया था कि मुंबई की दिशा की ओर आकाश में 500 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से उड़ता हुआ विमान। देखो विमान का यहाँ पर क्या बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, वेग बताया जा रहा है, कितना है, 500 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें हमें क्या करना है, दिशा का विचार करना है। तो वो कौन सी दिशा में उड़ रहा है भाई, तो मुंबई की दिशा की ओर जा रहा है, राइट। तो ये हमारा क्या कहलाएगा दोस्तों, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। क्लियर हुआ। तो अदिश में क्या होता है कि दिशा का विचार मत करना, सीधा सीधा परिमाण जो मैग्नीट्यूड है वो आप बता देना, बात खत्म। बट स्केलर ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए हमें दिशा की जरूरत होती है, तभी हम उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे, वरना फिर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलिए भाई, यहाँ से हमने ये बातें भी समझ ली। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे द्रव्यमान और हम किसकी बात करेंगे, हाँ द्रव्यमान और भार की बात करेंगे। देखो इन दोनों में स्लाइटली डिफरेंट होता है, मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ये हमारा द्रव्यमान हो गया, ठीक है, और दूसरा प्यारे बच्चे हमारा भार यानी कि वेट हो गया। क्या ये दोनों सेम टू सेम होते हैं? नहीं भाई, सेम टू सेम नहीं होते हैं प्यारे बच्चों। देखो द्रव्यमान क्या होता है, जैसे द्रव्यमान यानी मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे ये मेरे पास ऑब्जेक्ट है बराबर, ये वस्तु है। अब इसके अंदर जो मैटर प्रेजेंट है, जो मैटर प्रेजेंट है बच्चों, उसे हम क्या कहेंगे, उस वस्तु का द्रव्यमान कहेंगे। जैसे मैं हूं यहाँ पर खड़ी, है ना, तो मेरे अंदर कितना मैटर मौजूद है, हमारा जो शरीर है वो सेल्स के माध्यम से बना हुआ है, तो वो कितना है, दैट इज योर द्रव्यमान। उसे हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, द्रव्यमान कहेंगे, राइट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितना मैटर लगा हुआ है उस चीज को बनाने के लिए, जैसे हमारे शरीर को बनाने के लिए कितना सामान लगा हुआ है, दैट इज योर द्रव्यमान, ठीक है। और भार क्या होता है, तो भार का मतलब ना, देखो जैसे भार जो है ना प्यारे बच्चों, वो जो हमारे पृथ्वी है, आपको मालूम होगा कि पृथ्वी क्या करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसकी वजह से सारे ऑब्जेक्ट जो है वो पृथ्वी की तरफ क्या होते हैं बच्चों, आकर्षित होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जब किसी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। यानी जब गुरुत्वाकर्षण बल इसके अंदर आ जाता है ना, तब हम उसको भार कहने लगते हैं, राइट। तो ये जो द्रव्यमान है ना प्यारे बच्चों, वो हर जगह सेम होता है। आप चाहे धरती पे हो, चाहे विदेश चले जाओ, चाहे चंदा मामा पे चले जाओ, वहां पर जो द्रव्यमान है हमारा सेम ही रहेगा। हमारे शरीर का द्रव्यमान जो पृथ्वी पर है वही उस पे भी रहेगा, मून पर भी रहेगा। लेकिन हाँ, भार में जरूर चेंजेस हमें देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि भार किसके कारण उत्पन्न होता है, हाँ गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ठीक है। क्लियर हुआ। तो चलो अब इसको डिटेल में हम समझ लेते हैं। अच्छा एक और बात अभी आपके सामने आएगा, नया एक टर्म, जड़त्व, ठीक है। अब ये जड़त्व क्या होता है, देखो बच्चों कोई भी पदार्थ है, जैसे यही ये पेन है ना, अभी जो मेरे हाथ में है, मैं इसी का एग्जांपल आपको रख के मतलब आपको बताऊंगी। देखो मैंने इसको ऐसे रखा हुआ है, ये हिलना नहीं चाहता, ये बहुत बहुत ढीठ है, ये हिलना नहीं चाहता, लेकिन मैंने कहा नहीं मैं तो तुझे हिला के रहूंगी, तो मैंने इसको ऐसे धीरे से टच किया, ये नहीं हिलेगा, है ना, ये नहीं हिलेगा। बोलेगा अच्छा इतनी सी बल लगाया, मैं तो नहीं हिलने वाला। लेकिन मैंने कहा अच्छा रुक तुझे मैं बताती हूँ, मैंने इसको ऐसे लिया और इसको पूरा ही हिला दिया। तो मैंने जब इसके अंदर ज्यादा बल लगाया तो ये क्या हो गया, मतलब ये क्या हो गया बच्चों, ये मूव करने लगा, यानी कि ये हिल गया, ठीक है। तो पहले ये क्या कर रहा था, पहले ये नहीं, मतलब ये हिलना नहीं चाहता था, राइट। तो जब ये अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा था, ओके, तो हम उसी को क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है वो अपने पोजीशन को बदलना ही नहीं चाहता है। जैसे बहुत बड़ा सा पत्थर, एक पहाड़ है, ठीक है, पत्थर है इतना बड़ा सा, अब वो मूव नहीं करेगा। आप चाहे उसके ऊपर कितना भी बल लगा लो, वो मूव नहीं करने वाला है ना, एक आदमी से तो पक्का ही नहीं। इतना बड़ा सा पहाड़ जैसा पत्थर है, क्या वो मूव करेगा, नहीं करेगा, मतलब उसमें जड़त्व ज्यादा है। तो जिस वस्तु का जितना ज्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही उसका क्या होता है, जड़त्व भी होता है, ठीक है। जड़त्व यानी क्या होता है, कोई पदार्थ अपने पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता, अपनी स्थिति को बदलना नहीं चाहता है। और वही हर एक पदार्थ के अंदर क्या होता है बच्चों, जड़त्व, भले ही कम या ज्यादा हो लेकिन होता ही है। ये छुटकू सा जो पेन है ना, इसके अंदर भी जड़त्व था, राइट। ये बहुत आलसी है, ये चेंज नहीं होना चाहता, लेकिन हमने इसको चेंज कर दिया, हमने ज्यादा बल लगाया और इसको चेंज कर दिया। तो जड़त्व को कब हम खत्म कर सकते हैं, जब हम जैसे अभी पढ़ रहे हैं ना, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं, चलो पढ़ रहे हैं तो ये वाला तो हो गया, लेकिन हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम बस सो रहे हैं। तो मम्मी ने आके जगाया हमको, तो हम नहीं उठे क्योंकि हमको उठने का मन नहीं कर रहा। लेकिन जब बार बार बोलेंगे या फिर मम्मी आकर के पीछे से मारेंगे, तब हमारा नींद खुलेगा और हम क्या करेंगे, उठेंगे। यानी जब हम सो रहे थे तो हम अपने
पोजीशन को चेंज करना ही नहीं चाहते थे, लेकिन बाद में फिर हमें चेंज करना पड़ा, है ना। तो वही हो जाता है। चलो अब देखते हैं बच्चों द्रव्यमान के बारे में। यहाँ से हमने सारी चीजें तो डिस्कस कर ली हैं, बेसिक चीजें। अब जो आपके टेक्स्ट बुक में बातें दी गई हैं उनको हम यहाँ पर समझते हैं। तो देखो बच्चों, पदार्थ में समाविष्ट द्रव्य को क्या कहा जाता है? द्रव्यमान कहा जाता है। और पदार्थ में प्राकृतिक रूप से स्थिति परिवर्तन, देखो मैंने कहा था ना, स्थिति परिवर्तन का विरोध करने का गुणधर्म अर्थात क्या होता है बच्चों? जड़त्व होता है। हर एक वस्तु में होता है, भाई हमारे में भी होता है। हम सुबह नहीं उठना चाहते, नहीं उठेंगे, है ना, लेकिन फिर बाद में जब ज्यादा बल लगाया जाता है मम्मी की तरफ से तो हम क्या करते हैं? उठ जाते हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान पिंड के जड़त्व का गुणात्मक माप है। द्रव्यमान जितना अधिक होता है, हाँ यहाँ से नोट करना, देखो मैंने आपसे कहा था द्रव्यमान जितना अधिक होता है जड़त्व उतना ही अधिक होता है। बड़ा सा पहाड़ जैसा पत्थर, उसमें द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। हम अकेले इंसान उसको नहीं हिला सकते, है ना। ये पेन, इसका जड़त्व ज्यादा है, मतलब ये ज्यादा आलसी नहीं है, ठीक है। ये इसके अंदर ज्यादा ईगो नहीं है, ये हम जब बल लगाएंगे तो ये उठ जाएगा, ठीक है। तो द्रव्यमान अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। द्रव्यमान क्या है प्यारे बच्चों? अदिश राशि है, यानी इसको व्यक्त करने के लिए हमें दिशा का विचार करना ही नहीं पड़ता। इसीलिए विश्व में कहीं पर भी जाने पर यह बदलता नहीं है ना। द्रव्यमान तथा भार यह दोनों भिन्न भिन्न राशियां हैं, ठीक है। तो द्रव्यमान से रिलेटेड आपको इतने ही चीजें आप पढ़नी थी। आई होप आप समझ गए होंगे और एग्जाम में आप जरूर इसको अच्छे से एक्सप्लेन कीजिएगा, ठीक है। जैसे आपको एग्जाम्पल्स लेकर के मैं बता रही हूँ ना, वैसे आप एग्जाम्पल की मदद से एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे, पक्का आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चे वेट यानी कि भार की। तो जिन वस्तुओं को हम ग्राम किलोग्राम में मापते हैं वह उसका भार नहीं होता। हम कहते हैं ना, हम 1 किलो टमाटर लेकर के आ गए, 1 किलो जो भी है आलू लेकर के आ गए, ठीक है। तो हम कहते हैं क्या है? इसका वेट, ऐसे जनरल भाषा में वेट कह दिया जाता है। लेकिन बच्चों वो वेट भार नहीं है, वो तो मास होता है, यानी कि द्रव्यमान होता है, ठीक है। सुनिए, पर जितना गुरुत्व बल कार्य करता है उसे हम भार कहते हैं। यानी इस द्रव्यमान पर जो गुरुत्व बल, मैंने आपको बताया था ना, अभी पीछे ही एक्सप्लेन किया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है बच्चों? भार कहा जाता है। किसी पिंड को पृथ्वी जिस गुरुत्वाकर्षण बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे ही उस पिंड का भार कहते हैं। अतः भार कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि यहाँ पर दिशा का विचार किया जाता है। जो पृथ्वी है वो अपनी तरफ ही तो खींचेगी, नीचे की तरफ ही तो अट्रैक्ट करेगी ना किसी भी चीज को। ये ऐसे ऊपर है, पृथ्वी नीचे की तरफ खींचेगी, तो ये एक सदिश राशि है। वेट सदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, ठीक है। पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर इसका मान क्या हो सकता है भाई? अलग अलग हो सकता है ना। जहां पर ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वहां पर ऑब्वियस सी बात है भाई भार ज्यादा होगा, और जहां पे कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वहां पे भार कम होगा, ठीक है। चलिए, तो ये बातें आप समझ गए। अब मैं आपको बताती हूँ प्यारे बच्चों प्रमाणित मापन यानी कि स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट के बारे में। इसके बारे में भी समझना बहुत जरूरी है। देखो अब यहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज दी गई हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों के साथ कर सकते हो। इन्होंने कहा कि सुतली की एक लच्छी लो, वो जो आता है ना सुतली, आपको मालूम होगा, रस्सी, राइट, वो आपको ले लेना है। फिर कक्षा का एक विद्यार्थी 4 हाथ लंबी सुतली मापकर उसे काटे, मतलब वो अपने हाथ से 4 हाथ माप ले और फिर उस सुतली को क्या कर दे? काट दे। अब ऐसे ही अलग अलग जो छात्र रहेंगे वो इसको दोहराएंगे, बराबर। तो फिर वो सारी सुतली को आप ले लेना, फिर उनको मेजर करना। तो बताओ क्या सभी का माप सेम टू सेम है या फिर अलग अलग है? तो भाई अब क्लास में ऐसा थोड़े ना है कि सब बच्चों का जो हाइट है वो सेम रहेगा। अगर उनके हाइट अलग अलग है तो जो उनके हाथ की लंबाई है वो भी तो अलग अलग होगी। मतलब वो जो सुतली नाप करके काटा गया है उन सब का जो लंबाई है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होगा? अलग अलग होगा। तो क्या हम इसको ये स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट यानी कि कहाँ गया ये हमारा कॉन्सेप्ट, प्रमाणित मापन बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि सबके हाथ की लंबाई क्या है बच्चों? अलग अलग है। हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर क्राइटेरिया सेट करना पड़ेगा, तभी तो हम सही हिसाब कर पाएंगे, वरना किसी को ज्यादा मिल जाएगा, किसी को कम मिल जाएगा। आज सोचिए ना कि आप सामान लेने गए, ठीक है, सामान मतलब आप सुतली ही लेने गए बाजार में। अब कोई माप नहीं है, मीटर वगैरह कुछ भी हमारे पास नहीं है, बस ऐसा है कि हम 100 रुपए देंगे या फिर 50 रुपए देंगे तो हमें ना 4 हाथ लंबी सुतली जो है वो हमको मिल जाएगी, ठीक है। तो अब हर एक व्यक्ति जाएंगे, अलग अलग व्यक्ति जाएंगे, तो सभी के हाथ का जो लंबाई है ना बच्चों वो क्या होगा? अलग अलग होगा, जिसकी वजह से हम ठीक से हिसाब कर ही नहीं पाएंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है एक प्रमाणित हमारे पास क्या होना? प्रमाणित मापन होना, राइट। तभी हम क्या कर पाएंगे? सही से हिसाब कर पाएंगे, सही से मेजरमेंट कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है आप सभी लोगों को? एक और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि कक्षा कि किसी एक बेंच की लंबाई तुम और तुम्हारे मित्र अपने बित्ते से नापो। यानी किसी का एक बेंच ले लो, मतलब क्लास में, और फिर आप अपने बित्ते से नापोगे कितना बित्ता हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि ये आप हो और ये आपका फ्रेंड है, डिफॉल्ट दोस्त, ये आपका दोस्त है, ठीक है। तो जब आपने नापा तो
10 बित्ता हमारे बेंच की लंबाई हुई, और ये जब डी आपका जो दोस्त है उसने नापा तो 12 बित्ता हुई। तो देखो भाई अलग अलग आ रहा है, क्योंकि बित्ता सबका सेम थोड़े ना रहेगा, सबके हाथ की लंबाई सेम होती है क्या? नहीं, किसी का बड़ा होता है बच्चों और किसी का छोटा होता है। तो इसको भी हम प्रमाणित मापन थोड़े ना बोल सकते हैं। तो इसीलिए बहुत जरूरी है एक प्रमाणित माप होना, जिसका उपयोग करके हम क्या कर पाए, वस्तुओं को माप पाए। ठीक है, बहुत जरूरी है, राइट। तो वही यहाँ से आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है दोस्तों, जैसे अभी देखो आपको बताती हूँ, भौतिक राशि अनेक है ना, भौतिक राशियां तो बहुत सारी है, ऊपर हमने देखा। तो उनमें कई राशियां क्या होती है, एक दूसरे से संबंधित होती हैं। वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारी राशियां हैं, लेकिन कई राशियां ऐसी होती हैं जो एक दूसरे से संबंधित होती हैं। जैसे यहाँ पर हम लोग चाल की ही बात कर लेते हैं बच्चे, चाल की बात करते हैं। तो चाल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, वो होता है दोस्तों दूरी बट्टे समय। क्या होता है? दूरी बट्टे समय। ये स्पीड का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये जो चाल है ना वो किसके ऊपर निर्भर है, वो किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? दूरी और समय से संबंधित है। तो अगर हमें दूरी और समय का क्या पता चल जाए बच्चों, इकाई पता चल जाए, दूरी और समय का इकाई पता चल जाए, तो हम यहाँ पे चाल का भी इकाई निकाल सकते हैं। जैसे दूरी का इकाई अगर आप देखोगे ना तो मीटर होता है, समय का क्या होता है बच्चे, सेकंड होता है। तो चाल का इकाई हमें क्या मिल जाएगा, मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। यानी जब हमारे पास दूरी और समय का इकाई था तब हम यहाँ पे चाल का भी इकाई क्या कर पाए बच्चों, निकाल पाए। ठीक है, समझ में आ रहा है? यानी इन दोनों की मदद से हमने इसको निकाल लिया। ऐसे ही बहुत सारी राशियां हैं जो एक दूसरे से क्या होती है, इंटरकनेक्टेड होती हैं, यानी कि जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? तो देख लो भाई, अगर हमें जैसे चाल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास बस डिस्टेंस हो और टाइम हो, इनका प्रमाणिक माप हो तो हमको चाल आसानी से मिल सकता है। चाल का अलग से इकाई निकालने का कोई आवश्यकता है क्या? नहीं है ना। हाँ, तो ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब आ जाओ हमारे अगले कॉन्सेप्ट पे, विच इज मूलभूत राशि। ठीक है, अब बच्चों ये मूलभूत राशि क्या है? वैसे देखो बहुत सारी राशियां हमने देखी है ना, अब उनमें से कुछ राशियां एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती है। अब उन्हीं राशियों में से कुछ राशियों को हम चुन करके लेकर के आते हैं और इनको क्या कहते हैं बच्चों, इनको मूलभूत राशि कहा जाता है, क्योंकि सारी राशियां उनके ऊपर डिपेंडेंट होती हैं, राइट। तो अनेक भौतिक राशियों में से कुछ भौतिक राशियों का चयन करके उनका प्रमाण निश्चित करना पर्याप्त है। यानी उनके प्रमाण को हमने निश्चित कर लिया, बस इनफ है भाई। अब उनकी सहायता से और भी जो राशियां हैं उनको हम मेजर कर सकते हैं, सबका अलग अलग निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, उपर्युक्त उदाहरण से तुमने तो ये समझ ही लिया होगा, ऊपर जो हमने देखा स्पीड विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी डिस्टेंस दूरी और समय के ऊपर वो क्या था, डिपेंडेंट था, है ना। लंबाई और समय, इन राशियों का प्रमाण निश्चित करना योग्य होगा। यानी अगर हमें लंबाई मिल जाए और ये समय मिल जाए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, चाल निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। तो ऐसी राशियों को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, मूलभूत, तथा उनके प्रमाण को मूलभूत प्रमाण कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, लंबाई हो गया और समय हो गया, ये दोनों की मदद से हम क्या कर सकते हैं, चाल की इकाई निकाल सकते हैं। समझे ना, चाल के बारे में हम पता लगा सकते हैं। तो ऐसी जो भी राशियां होती है इनको मूलभूत राशि कहा जाता है, और उनका जो प्रमाण होता है, एक बेसिक प्रमाण होगा, ठीक है, प्रमाणिक मापन, राइट। तो उनको हम लोग क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, मूलभूत प्रमाण कहते हैं। अतः मूलभूत प्रमाण सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये बात भी सही है ना, जो मूलभूत प्रमाण है वो सबके लिए सेम होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना, अभी जो हमने ऊपर एग्जांपल देखा था कि आपका दोस्त नाप रहा है 10 बित्ता, मतलब आप नाप रहे हो तो 10 बित्ते में आपका बेंच आ रहा है और आपका दोस्त नाप रहा है 12 बित्ता, तब तो ये गलत कैलकुलेशन हो जाएगा। हमें ऐसा करेंगे तो हमें सही आंसर तो मिल ही नहीं पाएगा। ठीक है, इसीलिए एक प्रमाणिक मापन होना बहुत ज्यादा क्या है बच्चों, जरूरी होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। जैसे यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट बात दी गई है, देखो मूलभूत राशि का प्रमाण। ठीक है, मूलभूत राशि का यहाँ पर प्रमाण बताया जा रहा है, समझना। द्रव्यमान के परिमाण के रूप में प्लेटिनम इरिडियम मिश्र धातु का बेलनाकार ठोस पेरिस के अंतरराष्ट्रीय भार मापन संस्था में रखा गया है। जो ऑर्गेनाइजेशन है मापन संस्था, वहां पर इरिडियम मिश्र धातु का बेलनाकार एक ठोस जो है वो रखा गया है। ठीक है, वो किस लिए रखा गया है, वो द्रव्यमान का प्रमाणिक मापन है, राइट। मतलब वही उसी का जो सैंपल है वो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां पे उसको भेजा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और उसी को प्रमाणिक मतलब उसी को प्रमाण के तौर पे माना जाता है। सब ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय नियम के अनुसार उसके द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं, यानी उसका जो भी द्रव्यमान होगा उसको हम कहेंगे बच्चों 1 किलोग्राम। और इनके जो अचूक प्रतियां हैं, यानी उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, एकदम जैसा है वैसा ही जो उसकी प्रतियां हैं, जो सैंपल्स हैं, वो विश्व भर में अलग अलग जो प्रयोगशालाएं होती है, संस्थाएं होती है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, भेजा जाता है और उसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं। तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान
वो जो रखा हुआ है ना इरिडियम का धातु, मिश्र धातु, ठीक है, उसकी सहायता से हम मेजर करते हैं। फिर यहाँ पर देख लो, जैसे हम मीटर की बात कर रहे हैं तो अब 1 मीटर, इसका भी तो कोई ना कोई परिमाण होना चाहिए, है ना। तो देखो यहाँ पे पेरिस की जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है उसमें प्लेटिनियम इरिडियम मिश्र धातु की पट्टी पर क्या बनाया गया है, सूक्ष्म 2 रेखाएं खींची गई हैं और इन दोनों रेखाओं के बीच की जो दूरी है उसको कंसिडर किया जाता है एज अ मीटर, 1 मीटर, ठीक है। इस पट्टी की अचूक प्रतियां जो है वो विश्व भर की प्रमाणीकरण करने वाली प्रयोगशाला और संस्थानों को क्या किया जाता है, मतलब दे दिया जाता है या फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ताकि मतलब वही एकदम समझो कि वही ऑथेंटिक होता है। अगर 1 मीटर मेजर करना हो तो आप वही मेजर करोगे, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, राइट। तो यहाँ से आपको ये चीज समझ में आ गई। देखो, इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, 7 मूलभूत राशियों पर आधारित इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति यानी कि एसआई सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम, वर्तमान में पूरे विश्व में उपयोग में लाई जाती है। इस पद्धति को मैट्रिक पद्धति कहा जाता है। तो बच्चे ये बात आप ध्यान रखिएगा कि कितनी मूलभूत राशियां, 7 मूलभूत राशियों पर आधारित इकाइयों की अंतरराष्ट्रीय एक पद्धति है, वो जो इकाइयां होती है उनकी, ठीक है, उस पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय पद्धति है यानी कि एसआई सिस्टम, ठीक है। और वर्तमान में ये पूरे विश्व में उपयोग में लाई जाती है। इस पद्धति को मैट्रिक पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैट्रिक पद्धति में मूलभूत राशि जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान और समय हो गया, इनकी इकाई और चिन्ह दिया गया है। जैसे आप देख सकते हैं, लंबाई को हम कैसे मेजर करेंगे भाई, मीटर में, इसका चिन्ह कैसा होता है, एम होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में, और इसका जो ये इकाई का चिन्ह वो कैसा होता है बच्चों, वो ऐसे केजी करके होता है। समय का सेकंड में कैसा होता है, एस करके होता है, ठीक है, एस फॉर सेकंड, राइट। तो ये बात आप समझ गए होंगे, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद यहाँ पर देखो, अलग अलग तरीके से ये मेजरमेंट बताया जा रहा है, विविध मापन की पद्धतियां, है ना। हम लोग क्या करते हैं, स्केल की मदद से मापते हैं, ओके। फिर ये तराजू की मदद से क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है, बित्ते की मदद से, राइट। तो ये सब कुछ यहाँ पर दिया गया है। अब उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं अचूक मापन का महत्व। अचूक मतलब क्या, मतलब उसमें कुछ भी गलती नहीं होनी चाहिए। अचूक मापन का महत्व क्या है, क्यों हमें अचूक मापन करना चाहिए। थोड़ा 19-20 हो गया तो क्या हो गया भाई, रहने दो ना, है ना। बित्ते सही माप के ले लो, रस्सी खरीद रहे हो तो बित्ते सही 10-10 बित्ता रख दिया दुकानदार ने, है ना। तो अब किसी का बित्ता ज्यादा रहेगा तब क्या होगा, तब तो दुकानदार का घाटा हो जाएगा ना। चलो रस्सी तो सस्ती होती है, इसकी कोई बात ही नहीं है, जाने दो, चलो रस्सी गया तो रस्सी गया, मतलब वो गया, जाने दो। लेकिन जो महंगी चीजें होती हैं जैसे कि सोना और चांदी, ये कितना महंगा होता है, इसमें 1-1 ग्राम भी बच्चों बहुत मैटर करता है ना। तो उसका अचूक मापन होना बहुत जरूरी है, वरना सुनार तो बेचारा नुकसान में चला जाएगा, या फिर ग्राहक भी नुकसान में जा सकता है क्योंकि उसको कम सोना मिलेगा, ठीक है। जो महंगी वस्तुएं होती हैं इनमें देखा जाए तो अगर अचूक मापन की पद्धति हमारे पास नहीं होगी तो बहुत सारा हम नुकसान अपना करवा बैठेंगे, ठीक है। तो बहुत जरूरी है अचूक मापन होना, ठीक है। तो मापन की अचूकता मापन जिस कारण किया जा रहा है उस पर निर्भर होती है ना। मतलब क्यों वो महत्वपूर्ण है, वो तो इस पे, जैसे अगर आप सोना चांदी तोल रहे हो तो भाई बहुत जरूरी है कि अचूक मापन हो। और अगर आप ऐसी कोई वस्तु है, कोई सस्ती वस्तु मेजर कर रहे हो तो उसमें 19-20 हुआ तो कोई बात नहीं, चलेगा, ठीक है। तो उसके अनुसार समुचित साधनों का उपयोग मापन के लिए करना होता है। बहुमूल्य चीजें, विशेष महत्वपूर्ण और अल्प मात्रा में उपयोग में लाए जाने वाले पदार्थों का मापन हमेशा अत्यंत सावधानी और अचूकता से किया जाना चाहिए, है ना। तकनीकी में हुई प्रगति के कारण दूरी, द्रव्यमान, समय, तापमान जैसे इकाइयों का सूक्ष्म मापन भी अचूकता से करने वाले साधन अब उपलब्ध हैं। जैसे क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण जो क्रीड़ा होती है, जो खेल प्रतियोगिता होती है, उसमें दूरी और समय को बहुत अचूकता से मेजर करना पड़ेगा, है ना। या फिर सोने का द्रव्यमान हो गया, शरीर का तापमान, ठीक है। अगर शरीर का तापमान हम ठीक से नहीं मेजर करेंगे तो आप सोचिए कि डॉक्टर अगर हमें मतलब हमारा बुखार कुछ और है, कुछ और उसको दिख गया क्योंकि हम ठीक से मेजर कर नहीं रहे हैं, तो क्या होगा, हमको गलत दवाई मिल जाएगी, फिर हमारा ही नुकसान होगा। तो बहुत जरूरी है अचूकता से मापन होना, है ना। तो ये आप लिख पाओगे कि नहीं एग्जाम में बताओ, है ना। बहुत आराम से आप लिख पाओगे, अपने मन से सोच करके लिख देना। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कि मापन में हो सकने वाली प्रमुख त्रुटियां, क्या क्या गलतियां हो सकती है भाई मापन में। देखो गलतियां तो बहुत सारी हो सकती है ना। जैसे अगर तराजू खराब है, मान लो, जिससे आप सामान ले रहे हो, और स्पेशली ये वाला जो तराजू होता है ना, इसमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता वो क्या रहा है ना। तो ये तराजू अगर मान लीजिए ठीक नहीं है, प्रमाणीकृत तराजू हमारे पास नहीं है, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। या तो हमको ज्यादा सामान, मतलब कम सामान मिल जाएगा, या फिर ज्यादा ही मिल जाएगा। दुकानदार का भी नुकसान हो सकता है, ग्राहक का भी नुकसान हो सकता है ना। तो किस किस तरीके से होता है देखो आपको बताती हूँ।
क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए अगर हम बाहर कहीं जाते हैं सामान लेने के लिए, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। क्या तराजू पर वजन माप विभाग की प्रमाणिक मुहर है, मतलब जैसे जो वजन माप होता है उस पर प्रमाणिक मुहर, जो वजन भाग एक विभाग होता है प्यारे बच्चों, वो मुहर लगाता है, राइट। तो वो है कि नहीं, वो आपको जरूर देखना है। और तराजू स्थिर है कि नहीं, देख लो तराजू ऐसे ऐसे हिल डुल तो नहीं रहा। और तराजू का कांटा सीधा है कि नहीं, ये भी देखना। क्या बाट धातु के हैं, मतलब जो बाट का उपयोग कर रहा है क्या वो धातु के हैं या फिर ऐसे ही है, वो भी देखना पड़ेगा। तराजू किस तरह पकड़ा गया है, पकड़ने में भी अगर गलती करेंगे तो 19-20 हो जाएगा। और तराजू के पलड़े के नीचे का भाग कैसा है, कहीं कुछ नीचे चिंबक तो नहीं लगा रखा है। ऐसे बहुत सारे मतलब केसेस देखे गए हैं, ठीक है। तो बहुत जरूरी है ये सब की जांच करना। अगर आप जांच नहीं करोगे तो भाई फिर आपका नुकसान कर बैठोगे, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो फाइनली ये चैप्टर खत्म हो गया। क्या देखो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम देख लेते हैं ना। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें दी गई होती हैं जिन्हें हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो ग्राहकों के साथ वजन माप में धोखाधड़ी न हो, इसके लिए सरकार के अन्न वितरण व ग्राहक संरक्षण विभाग के अंतर्गत वजन माप उप विभाग कार्यरत होता है। इस उप विभाग के अधिकारी जगह जगह पर जाकर क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं, अलग अलग जगह पे जाते हैं और फिर वो सुनिश्चित करते हैं कि योग्य बाटों का उपयोग किया जा रहा है कि नहीं, कहीं कोई धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा, ये सब देखते हैं। और अगर कोई पकड़ा जाता है तो भाई उसकी अच्छे से मतलब ये लाइसेंस भी देते हैं। अगर कोई ठीक से ये क्या बोलते हैं, शासन का वजन माप विभाग बाटों का उत्पादन, बिक्री व सुधार, मरम्मत के लिए आवश्यक अनुज्ञा यानी लाइसेंस देने का भी वो काम करता है, ठीक है। तो यहाँ से बस आपको इतना ही ध्यान रखना था, ज्यादा कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए भाई, तो यहाँ पर हमारा ये जो चैप्टर है प्यारे बच्चों खत्म हो गया है ना, और कुछ तो नहीं बचा है। अब इसका स्वाध्याय रह जाता है तो वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें चैप्टर नंबर 6 को कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से हमारे साइंस के और भी चैप्टर्स कंप्लीटेड है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोस को देख सकते हो। और प्यारे बच्चों आप अच्छे से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय एवरीवन।